बर्तन मांज के? हाँ हो गए, आ रहा हूं। बर्तन धुल गए? जी हाँ, सारे के सारे। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे कार चाहिए। क्या चाहिए? कार। मुझे एक अपनी कार चाहिए, अलग कार। जान, पर तुम कार का करोगी क्या? तुम्हें तो ड्राइविंग भी नहीं आती ना। तो क्या हुआ? ड्राइवर किस लिए होते हैं? अच्छा तो तुम्हें कार के साथ साथ एक ड्राइवर भी चाहिए? हाँ, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? जानते हो, मेरे पापा के पास तो हमेशा से एक ड्राइवर था। हाँ जानता हूँ, और वो ड्राइवर उनके ऑफिस वालों ने दिया था। अरे तो तुम भी अपनी ऑफिस से मांग लो ना। ये तो ऐसा नहीं होता ना, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, बॉस थोड़ी हूँ। अब मेरी कंपनी में सब कुछ मेरे हिसाब से थोड़ी होगा। तो तुम ये घर बेच दो। जान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक गाड़ी खरीदने के लिए मैं ये घर बेच दूं? मतलब तुम मुझे कार नहीं दिलाओगे? आई एम सॉरी बट इट्स नॉट पॉसिबल ना। ओके। बेबी बेबी, तू अब नाराज मत होना। देखो, मुझे वैसे भी तुम्हारे गुस्से से ना बहुत डर लगता है। क्या बात है, मूड बड़ा कमाल का हो रहा है आपका। जानते हो, नई कार में ही मेरी खुशी है। लेकिन अगर तुम मुझे मेरी खुशी नहीं दिला सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी तो दिला सकती हूँ। आई लव यू। लाइट्स तो ऑफ करो। लाइट ऑन करो। हाँ, क्या हुआ? लाइट ऑन करो। एक मिनट, क्या हुआ बेबी? व्हाट हैपेंड? बेबी, पॉइंट्स खत्म हो गए। पॉइंट्स खत्म हो गए मतलब? आहा, वीडियो गेम खेला है तुमने कभी? हाँ, वीडियो गेम में जब एक बार पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं ना, तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने के लिए और पॉइंट्स खरीदने पड़ते हैं। और खरीदने के लिए तो हमारा बजट ही नहीं है। तभी तो मेरी कार नहीं आती। तो बेबी, अगर तुम्हें इस स्टेज से अगली स्टेज पर जाना है ना, तो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाओ। समझ गए ना? हाँ? अरे ये क्या किया तुमने? ग्लास तोड़ दिया। तुम्हारी माँ नहीं बैठी है यहाँ पे जो आके ये सब साफ करेगी। सुन रहे हो? अच्छा, अभी रितु, 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 दरवाजा क्यों बंद किया है? रितु, ओपन द डोर। रितु, व्हाट इज दिस? प्लीज ओपन द डोर। रितु, दरवाजा खोलो। रितु, रितु, प्लीज ओपन द डोर। रितु, व्हाट इज दिस?
मुझे बात बात पे ब्लैकमेल क्यों करती है? और ये छोटी छोटी बातों पे इतना फैल क्यों जाती है? वहां ऑफिस में बॉस को संभालो और यहाँ घर आके तुमको संभालते रहो। अब शादी की है तो संभालना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, देखो कान खोल के सुन लो, कल मुझे मेरी मौसी के यहाँ जाना और मैं फिर से रोड पर खड़ी होकर टैक्सी और ऑटो का वेट नहीं करने वाली हूं। कल शाम तक मुझे मेरी कार चाहिए, समझे? और अगर नहीं मिली ना तो देख लेना। देख लेना मतलब रितु, कल शाम तक कुछ नहीं होगा, ओके? तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरे पास क्या है क्या नहीं है तुम सब कुछ जानती हो। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू। हो सकता है कि तुमने मुझसे छिपाकर कहीं और कोई बैंक अकाउंट खोला हो, मुझे क्या पता। बिलीव दिस यार। अरे वो लखनऊ वाला मकान बेच दो। वहां चाचा रहते हैं रितु, और वो घर सिर्फ हमारा थोड़ी है। पर हमारा भी तो है ना। देखो, चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है, पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम कुछ चाहते ही नहीं। रितु, जस्ट लिसन टू मी। मैं ऑलरेडी 2 EMI भरता हूं। तीसरी EMI भरने की हिम्मत मुझ में इस वक्त नहीं है। और एक छोटी सी छोटी गाड़ी भी कम से कम 8,000 रुपए महीने की EMI पे आएगी। और पापा की एज पता है तुम। कल को अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो इसीलिए अगले 2-3 साल तक वी कैन नॉट प्लान अ कार लाइक दैट। ओ हेलो, मौसी जी के यहाँ ना मुझे कल जाना है, 2-3 साल बाद नहीं। तो इसीलिए गाड़ी भी कल ही आई, समझे? तुम्हारे कहने से हो गया, हाँ? है ना? मेरे कहने से ही तो होगा। क्या बात है दामाद जी, क्या मेरी बेटी गलत कह रही है? सर, मैं उसे नई गाड़ी लेके नहीं दे सकता। नहीं लेके दे सकते? भाई मतलब क्या है? हम लेके दें क्या? अरे जब तक हमारे घर में थी ठीक था, अब तो आपकी जिम्मेदारी है, आप देखें। सर, आपकी बेटी हमेशा जिम्मेदारी बन के रहेगी कि कभी जिम्मेदारी निभाएगी भी? मतलब हम जरूरतें पूरी करें उसकी? नहीं सर, एक नई गाड़ी की मांग कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत वो होती है जिसके बिना कोई काम रुक जाए। रितु का कौन सा काम रुक रहा है गाड़ी की वजह से? I mean, क्यों चाहिए उसे नई गाड़ी एक मौसी के घर पे जाने के लिए? देखिए दामाद जी, जब आदमी को तमाचा पड़ता है ना, तो उससे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसकी जेब कटती है। क्योंकि रिश्ते नाते एक जगह है, और पैसा, पैसा तो पैसा है। आदमी की इज्जत कम हो जाए चल सकता है, लेकिन पैसे में कमी नहीं चल सकती। और आपकी सारी शिकायतें पैसे को लेकर ही होती हैं। सर, इतनी परेशानियां तो अलग हो जाते ना। क्या कहा? मतलब आपकी बेटी आपके घर में ज्यादा खुश है तो वहीं रह ले। ऐसा कह के आपने अच्छा नहीं किया। आपने हमें धमकी दी है। पछताएंगे आप इसके लिए, पछताएंगे आप इसके लिए। पछता तो वैसे भी रहे सर, बहुत पछता रहे। मेरी मदद कीजिए, मेरा पति मुझे 11 बजे रात के घर से बाहर निकाल रहा है। मैं क्या करूं? मुझ पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं? मैं क्या करूं? क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे कह रहे कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। रितु, मैंने कब बोला था तुमसे? पागल हो गई हो क्या? अगर मेरे साथ कोई जबरदस्ती की ना तुमने। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ पर। अरे मैंने क्या किया था ऐसा? सब कुछ तो करती हूँ। धमकी दी थी ना तुमने मुझे, ये वो उसकी, हाँ?
हिम्मत कैसे होती? लेकिन अब देखना कि तुम्हारी प्यारी सी बीवी क्या क्या करती है। तो हमने तमाशा बनाया अपना बाहर। क्या मिला ये करके? मिला नहीं, अब मिलेगा मुझे। मेरी गाड़ी मिलेगी। अब जैसा मैं चाहती हूँ ना, वैसा ही होगा इसका। नहीं होगा। तुम्हारी इन नाजायज जिद्दों के आगे मैं नहीं झुकने वाला। झुकना पड़ेगा। मेरे पैरों में गिरकर अब तुम गिड़गिड़ाओगे। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। Guys, I am telling you, इस क्वार्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस का प्राइज हमारी टीम को ही मिलेगा। इस बार उस भट्टाचार्य और उसकी टीम को ना हम रसगुल्ले खिलाएंगे। अनुराग, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तेरे मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। What are you talking about? यार तेरी वाइफ ने फ्रेंड बुक पे पोस्ट किया है। फ्रेंड बुक पे पोस्ट किया? हाँ, मतलब क्या पोस्ट किया? तुम्हें भी तो टैग किया है। देखो। पति नाकाम तो पत्नी परेशान। अरे इस देश में औरतों पर हो रहे जुल्म का तो कोई अंत ही नहीं है। औरतों से बस एक ही उम्मीद की जाती है, चुप रहो। पति अगर पत्नी को सैटिस्फाई नहीं कर सके तो चुप रहो। बीमार हो तो चुप रहो। बाकी घर वालों जैसी सुविधाएं ना मिले तो चुप रहो। अरे शादी में इतना मोटा दहेज दे दिया, लेकिन बार बार दहेज की मांग करके परेशान कर दो, लेकिन चुप रहो। और डिवोर्स की धमकी दे दी, तब भी चुप रहो। अब और नहीं, बहुत रह चुकी औरतें, और मैं अब नहीं सहूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। बस वो झूठ बोल रही है। मेरा जीना हराम कर दिया उसने। कुछ सच नहीं है। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करके देखूंगी। हाँ हाँ, फोन करो। हाँ, एक मिनट। अनुराग वर्मा जी, अरेस्ट कर लो इसे। सर अरेस्ट क्यों? क्या हुआ? आपके खिलाफ 498A का केस है। क्या? ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? आपके पास अरेस्ट वारंट है? कोई अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। 498A है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इनकी बीवी ने कंप्लेन किया है दहेज के लिए टॉर्चर और हैरेसमेंट करने का आरोप। ले चलो इसे। चलो। हमारे देश में दहेज नामक विकराल सामाजिक बीमारी ने न जाने कितने घर तबाह किए हैं। अनगिनत महिलाओं को जला दिया गया, मार डाला गया। पति और उसके परिवार वालों के दहेज संबंधी अत्याचार से महिलाओं की रक्षा के लिए आईपीसी में बदलाव करके नया सेक्शन शामिल किया गया, 498A।
इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए जिनकी वजह से पुलिस और अदालत पूरी तरह से आरोप लगाने वाली महिला के पक्ष में झुक गई। आम सूरत में किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस तफ्तीश करती है और फिर अपराध का पर्याप्त आधार मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन हत्या और बलात्कार के मामलों में पुलिस को यह अधिकार है कि वो बिना तफ्तीश के एफआईआर दर्ज करे और फौरन अपराधी को गिरफ्तार भी करे। 498A यानी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में भी पुलिस को यही अधिकार दे दिए गए। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में इस कानून का बहुत बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ है। ये देखो भाई, दहेज के लालची खुद की कमाई से इनका पेट नहीं भरता है। रुक, यहीं खड़ा रहे। क्या रे, तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी बीवी को दहेज के लिए परेशान करता है, टॉर्चर करता है। सर वो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, वो झूठ बोल रही है, तू सच्चा है हरिश्चंद्र की औलाद? इसने सच में कुछ नहीं किया। बाबा आप डालो इस अंदर, डालो। सर प्लीज। सर आप मुझे सर मत कहिए। देखिए समझिए, 498A है, कोई रियायत नहीं है। हाँ, कल कोर्ट में पेशी हो जाएगी, अगर बेल मिल जाए तो घर जा सकते हैं, लेकिन अभी तो इन्हें औलाद में डालना ही पड़ेगा। हाँ, आपकी रिस्पेक्ट के लिए आप चाहें तो यहाँ बैठिए। नहीं पापा, आप यहाँ मत बैठिए प्लीज, आप जाइए, आप घर जाइए। सीपी अरेस्ट किया गया है। सर आपने इनको क्यों अरेस्ट किया? आवाज नीचे कर। घर पे जाकर के ना बीबी को चिल्लाना, समझा? सर आपने प्लीज बताइए इनको क्यों अरेस्ट किया? सेम चार्ज 498A। सर आप प्लीज इनकी हालत तो देखिए। अरे इसीलिए तो रियायत दिया, इनको छूट दिया है। इन्हें यहां बैठा रहे हैं, ये तो अंडर डाल देता ना इनको भी। मैं यहाँ अकेला बैठ के क्या करूंगा, मुझे भी बंद कर दीजिए। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। डालो भाई, दोनों जन को अंदर डालो, जाइए। पागल हो गए रितु पापा, उसने आपको भी नहीं छोड़ा। कहती है हमने जबरन उससे 17 लाख का दहेज लिया है और शादी के बाद 20 लाख का उसका स्त्री धन दबा लिया, और उसके बाद भी हम उसके घर वालों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ये सब लिखाया उसने एफआईआर में। तो पापा वो कुछ भी बकवास करेगी, ये लोग सच थोड़ी मान लेंगे। लॉ भी तो कुछ होता है ना पापा। मैंने रस्तोगी से बात की है, कल बेल मिलने के बाद हम सीधा उससे जाकर बात करते हैं। कल बेल मिल जाएगी ना पापा? देखते हैं। ओ चचा, आओ बैठ जाओ। अरे थक जाओगे, बैठ जाओ, पूरी नींद खराब कर दी। बेटा तुम घबराना मत, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं उनका झूठ चलने नहीं दूंगा, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। मैंने कहा था ना सर, 1 हफ्ते की कस्टडी तो दे ही देंगे। बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन है सर, बुरे फंसे हैं। हस्बैंड का बैंड बजाने के लिए वाइफ का बस एक बयान ही काफी है, इसलिए कह रहा हूँ। सही गलत भूल जाइए, मामला बहुत ही टफ है। आप लोगों को पुलिस ने कैसे छोड़ा? मुझे अदालत ने छोड़ा है। अरे छोड़ा है तो यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। ये मेरा घर है। आप दोनों यहाँ नहीं आ सकते, समझे? जाओ यहाँ से। अरे ऐसी कैसी बात कर रही है आप? ये इनका अपना घर है। रुकिए, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये घर मेरा होगा, लेकिन जब तक मेरी बेटी घर में रह रही है आप यहाँ नहीं रह सकते। आपको शिकायत है कि हम आपको सताते हैं, तो आप जाइए। अरे हम लोग क्यों जाएंगे? ये घर मेरा है, इस पर मेरा हक है। आप लोग निकलो यहाँ से।
अरे अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती एक सीनियर सिटीजन को इस तरह से परेशान करते हुए? आप लोगों को मेरी बात प्यार से समझ में आ नहीं रही है। धक्के देके बाहर निकालूं या फिर पुलिस को फोन करूं मैं? आप हटिए, निकले यहां से। इसमें दम है जो मुझे यहां से निकाले। घर मेरा है, मेरे बेटे को आपने गलत केस में फंसाया है, किसी भी तरह मैं उसे कैद से छुड़ाऊंगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अभी फोन करता हूं, आप लोगों को जाना पड़ेगा यहां से। समझा? जाओ बेटा। पापा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है अंकल। मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, इनकी हिम्मत नहीं मुझे हाथ भी लगा जाए। देखा नहीं एक डांट प्लेज कैसे सीधे हो गए। तुम निकलो। पक्का अंकल? हाँ बेटा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। ठीक है। गुड नाइट अंकल, और कोई भी तकलीफ हो तो फोन कर देना, ठीक है? टेक केयर बेटा। वर्मा जी, देखिए हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप एक काम कीजिए, वो जो हमारे 20 लाख रुपए आपने दबाए हुए हैं ना, वो हमें वापस कर दीजिए। 20 लाख? कौन से 20 लाख? अजब बात कर रहे हैं आप। अजब बात हम कर रहे हैं, अजब बात तो आप कर रहे हैं। आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे। मैं क्या समझूं? क्या समझूं? आप बात ही गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो और सरासर जबरदस्ती कर रहे हो। अच्छा, कान खोलकर सुन लीजिए ससुर जी, अगर आपको अपने बेटे को छुड़ाना है ना, तो 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। बिल्कुल, और बाकी के 10 लाख हम कैश में ले लें। हाँ? केस क्लोज। मैटर रिजॉल्व। आप भी खुश, हम भी खुश, है ना? से बड़ी भूल हुई। मैं सोचता तुम्हारी भाषा ही खराब है, हमारा तो पूरा कैरेक्टर खराब है। हमारा पूरा परिवार क्रिमिनल। मैं तुम लोगों की गंदी नीयत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल तुम लोगों को हमेशा के लिए दफा कर दूंगा यहां से। मेरी बात हो चुकी है जयवंत से। पता है वो कौन है? कमिश्नर ऑफ पुलिस, मेरा स्टूडेंट। फिर तुम लोगों की खैर नहीं। मुझे कैरेक्टरलेस बोला इसने, मेरे कैरेक्टर पे बात की। मुझे कैरेक्टरलेस बोला इसने, लेकिन अब देखना इस बुढ़े को इस बात की कैसी सजा देती है।
अब क्या होगा? डेड कैसे हुआ? वो इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब बहुत गुस्से में आ गए थे। बस बातों बातों में ऐसे ही गुस्सा हो गए, कहने लगे अभी निकल जाओ मेरे घर से। हम लोगों ने बहुत समझाया कि एक रात की बात है, बस कल तो हम चले ही जाएंगे। मान ही नहीं रहे थे, बस बोले मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। बस गुस्से में ही हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? अच्छा। देखिए, अब तो पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप जो कर रहे हैं आपको ही करना है। हम तो वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। गुड, ले चलो भाई पोस्टमार्टम के लिए। चलो। पापा, पापा। बेटा तुम घबराना मत, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं उनका झूठ चलने नहीं दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। पापा, पापा, कैसे, क्या हुआ? ये लोग कह रहे थे कि हार्ट अटैक आया था। कौन कौन कह रहा है? पापा, चोट का निशान कैसा लगा इनको? क्या हुआ इनको? कह रहे थे हार्ट अटैक के समय गिरने से चोट लगी थी। इनके हाथों और पैरों में भी चोट के निशान है। लोगों ने मारा मेरे पापा को। तुमने मारा है मेरे पापा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले तुम खुद को तो बचा लो। क्यों मारा मेरे पापा को तुमने? क्यों मारा मेरे पापा को तुमने? मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। ऐसा नहीं कहिए। क्या किया? नहीं।
50,000 के निजी मुचलके पर आपको जमानत दी जाती है। इंजरी ड्यू टू फॉल, लेकिन सांस की नली में तो ये ट्रॉमा के साइन है और फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट में कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उनकी गला घोटकर हत्या की हो और ये रिपोर्ट मैनिपुलेट कर दी हो। क्या मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। क्या लिखूं? सर, रितु निगम और उसके परिवार ने मिलकर मेरे पिता की हत्या की है, गला घोटकर। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम कहोगे और हम लिख देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तुमने? जी सर, देखी है। झूठी है, गलत है सर। तुम्हारे कहने से झूठी है? सर, मेरा आरोप है। आप रिपोर्ट लिखिए ना। अबे थाना है, एफआईआर की दुकान नहीं है। देखो, मामला बंद हो चुका है, अब इसे मत खोलो। पहले ही एक मुकदमे में फंसे हो, इससे निपट लो, ज्यादा ना झंझट ना बढ़ाओ। नहीं सर, अब मैं ये झंझट बढ़ाना चाहता हूं। आप रिपोर्ट लिखिए। हमसे मर्दान के दिखा रहा है? यही मर्दानगी ना अपनी बीवी के साथ दिखाया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। सर, आप एफआईआर लिख रहे हैं कि नहीं? अनुराग भाई, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि हमारे पास ना कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। पर सर, गवाह तो उसके पास भी नहीं है ना, कौन से सबूत है उसके पास? सर, यही तो पावर है कि बेसलेस केस में भी आपको 10 दिन लग गए बेल मिलने में, और अभी तो केस आगे चलेगा, तारीख मिलेगी। यू नो हाउ इट वर्क्स। पर नुकसान तो आप ही का होगा ना सर। मगर इसमें उनका क्या फायदा है? सर, ये हैरेसमेंट है। अगर आप बचना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए दे दीजिए। मेरा मतलब है कंप्रोमाइज कर लीजिए। पर सर, मैं सही हूं, फिर भी 20 लाख रुपए दे दूं? सर, बात सही या गलत की नहीं है। फिर आप लड़िए, जितने साल लगते हैं उतने। कभी आपके पास कोई सबूत होगा तो अदालत आपको छोड़ देगी, और वैसे भी कॉम्प्रोमाइज का ऑफर तो है उनकी तरफ से। डिसीजन आपकी है सर। थैंक यू सर। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाओगे। गिड़गिड़ा रहे हो ना? हाँ? हाँ रितु, हार गया मैं। तुम जीत गए। बेबी, तुम पहले ही मेरी बात मान लेते ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। मैं अगर तुम्हें एक गाड़ी दिला देता तो मेरी लाइफ में ये सब चक्कर ही नहीं होता ना। लेकिन अब पछताए क्या हो? क्या कह रहे थे तुम मुझसे कि मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? अब मैं तुमसे पूछती, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हाँ, मुझे दबाना चाहते थे ना तुम? हाँ, मेरी इच्छाओं को दबाना चाहते थे तुम? देखो खुद की हालत। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी कार मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं तो बस पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बच गए पैसे? हाँ, बल्कि इन चक्करों में तुम्हारा तो डबल खर्चा हो गया। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। मूर्ख तो मैं हूं रितु, सही बात है। पर रितु 498A इतनी घड़ी सजा मेरे लिए। 498A है या B मुझे नहीं पता। मेरे पापा और वकील ने जो कहा वो मैंने कर दिया। और मेरे पापा? रितु, तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? उनकी क्या गलती थी? बड़े ही बदतमीज किस्म के थे तुम्हारे पापा। अरे औरतों से बात करने की उनको तो कोई तमीज ही नहीं थी। अच्छा, कैसे मतलब? उस दिन
मम्मी पापा के सामने ही मुझे बेइज्जत कर दिया। मुझे कैरेक्टरलेस बोला उन्होंने। बड़े ही बदतमीज किस्म के थे तुम्हारे पापा। अरे औरतों से बात करने की उन्हें कोई तमीज ही नहीं थी। हाँ? कैसे मतलब क्या हुआ था? उस दिन मेरे मम्मी पापा के सामने ही मुझे बेइज्जत कर दिया। मुझे कैरेक्टरलेस बोला उन्होंने। इमेजिन हाउ डेयर ही। पर तो इतनी सी बात पे तुमने उनको मार क्यों दिया? गुस्सा तो मुझे बहुत आया और थोड़ी हाथापाई भी हुई थी हमारे बीच और उसी दौरान वो अपने आप ही मर गए। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। आप बैठ जाइए। जज साहब, मेरी बात मानिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। आप शांत बैठ जाइए। मैंने कुछ नहीं किया है जज साहब। चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑब्जर्वेशन के मद्देनजर अदालत हुक्म देती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का री-एनालाइज किया जाए और एक फ्रेश रिपोर्ट अदालत में पेश किया जाए। इंस्पेक्टर रविंद्र निकम, आप पर 2 आरोप हैं। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है और दूसरे एक जेन्युइन आरोप दाखिल न करने का आरोप, और दोनों साथ मिलकर एक संगीन तस्वीर बनाते हैं। इसलिए अदालत पुलिस महकमे को हुक्म देती है कि वो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके इस केस को किसी दूसरे ऑफिसर के हवाले किया जाए। और साथ ही अदालत ये भी हुक्म देती है कि पुलिस मुजरिम रितु निगम, अतुल निगम और मीरा निगम को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करे और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करे। अनुराग वर्मा की त्रासदी कोई अनूठी नहीं है। इस समय देश में हजारों की संख्या में ऐसे कई अनुराग हैं जिनका सब कुछ छिन गया, जीवन नष्ट हो गया। न जाने कितनों ने तो निराशा में डूबकर आत्महत्या तक का रास्ता चुन लिया। न्याय के लिए अनुराग की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यह समस्या इतने बड़े स्तर पर है कि इस समय कई फोरम हैं जो ऐसे बदनसीब लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था चलाते हैं श्री अमित देशपांडे। आइए उनसे ही जानते हैं इस संस्था के बारे में, जिसके कि वो अध्यक्ष भी हैं। अमित, वेलकम टू सावधान इंडिया। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप यहाँ आए, क्योंकि जब ये शो हमने शुरू किया सावधान, तो सोशल मीडिया पर खासकर मुझे पर्सनली बहुत शिकायतें आई कि आप हमेशा यही दिखाते हैं कि औरतें टॉर्चर हो रही हैं, वो विक्टिम हैं, लेकिन बहुत से आदमी भी हैं जो विक्टिम हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं? तो आज सीधे आपसे ही बात करते हैं। सबसे पहले वास्तव, ये आपकी फाउंडेशन, ये क्या है, हमें बताएं। हमारा मेन मुद्दा है कि हम पुरुषों के लिए और पुरुषों की समस्याओं के लिए बात करते हैं। पुरुषों की समस्याओं को उजागर करने का, हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी थे वो आत्महत्या तक कर ली है। एक बात जो मेरे दिमाग में आती है, हमारे समाज में ये एक्सेप्ट करना बड़ा शर्मिंदगी का काम माना जाता है कि एक मर्द औरत के हाथों टॉर्चर हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि वो कैसे सामने आए, उनको कैसे एनकरेज करें? देखिए, सबसे पहली बात तो पुरुषों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने आके हमारी कुछ कमियां हमारे में हैं हमने बता दिया तो उससे आपका वर्दीनेस या आपका मूल्यांकन कुछ कम होता है। अगर आपके तरफ कुछ हो रहा है, किसी कोई अगर आपको तकलीफ दे रहा है, तो अन्याय सहने से आप कुछ बड़े नहीं हो जाते, आप तो छोटे ही रह जाते उस पर। बिल्कुल। आज का जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है इतना भयानक है मर्दों का। 65,000 मैरिड मैन, 65,000 मैरिड मैन हर साल इंडिया में आत्महत्या कर रहे हैं और इस चीज को बताने वाला कोई नहीं है। 65,000? ये गवर्नमेंट का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है कि 65,000 मैरिड मैन हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी एक नेशनल हेल्पलाइन है 8882-498-498। तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8882-498-498। अगर आप या आपके कोई परिचित ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं, इस नंबर पर फोन करें और सच्चाई को हारने न दें। अन्याय और झूठ जहां भी मिले उसका डटकर सामना करें। सावधान इंडिया।